नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। मुस्तबा सामने आएंगे तो क्या वाकई मारे जाएंगे? क्योंकि मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब पूरी दुनिया की नजर ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व पर टिकी है। चर्चा है कि आयतुल्ला अली खामेनी के निधन के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामेनी पहली बार सार्वजनिक तौर पर एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में दिखाई दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो खामेनी की शोक सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस संभावित उपस्थिति ने सुरक्षा एजेंसियों और रणनीतिक विश्लेषकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में इस्राएल ने अपने दुश्मनों के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई। हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों के कई बड़े चेहरों को चुन चुनकर खत्म किया गया। इस्राएल का दावा रहा है कि संगठन को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसके नेतृत्व को टारगेट करिए, और यही वजह है कि क्षेत्रीय राजनीति में किसी भी बड़े नेता की सार्वजनिक मौजूदगी को सुरक्षा के नजरिए से बहुत संवेदनशील माना जाता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुस्तबा खामेनी भी अब उसी खतरे का सामना कर रहे हैं जिसका सामना उनसे पहले क्षेत्र के कई प्रभावशाली नेताओं ने किया। बताया जा रहा है कि इस्राएल ने उन्हें सीधे निशाने पर लिया है। क्षेत्रीय मीडिया और रणनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। अमेरिका ईरान तनाव, इस्राएल की सुरक्षा नीति और मध्य पूर्व की बदलती शक्ति संरचना के बीच मुस्तबा की पहली सार्वजनिक मौजूदगी को केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि शोक सभा से जुड़ी हर गतिविधि पर अब दुनिया भर की नजर है। लेकिन ऐसे में अब जान लेना है बहुत अहम है दोस्तों कि आखिर यह खबर है क्या, और इस खबर के जरिए आपने यह भी समझा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्तबा वाकई अब मुसीबत में है और मुस्तबा को इस्राएल टारगेट कर सकता है। हमारे साथ कॉमोडोर DS सोडी साहब जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। गुड मॉर्निंग वैभव। सोडी साहब, गुड मॉर्निंग। सवाल मेरा सर यही है, क्योंकि खामेनी के अंतिम संस्कार में 7 दिन तक मुस्तबा नजर नहीं आए, तो सवाल पूछे गए कि आखिर मुस्तबा कहां हैं, और अपने पिता के ही अंतिम संस्कार में उनको सुपुर्द खाक किए जाने के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए, तो क्या वाकई वो निशाने पर है, ये माना जाए? सोडी साहब। वैभव देखिए, जहाँ तक ईरान में जो कुछ हो रहा है और जहाँ तक ये अपने फ्यूनरल की बात की है, मुज्तबा खमैनी का इसमें आना ये मुश्किल था, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। या तो पहली चीज ये है कि उनकी जो सेहत है उसका क्या है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इजराइल है, देखिए इजराइल जो है वो कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है। वो ईरान के लीडर्स को ट्रैक करते रहते हैं, और ये हो सकता है कि अगर वो इस प्रोसेशन में शामिल होते तो इजराइल की तरफ से कोई हरकत हो सकती थी। पर साथ ही साथ ये भी हमको देख के चलना है कि ऐसे बड़े प्रोसेशन में अगर इसराइल अटैक करता तो इसकी रेमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होती। इसका इफेक्ट ऐसा होता कि इट वुड हैव कॉज्ड डिजास्टर। अब वो क्यों नहीं शामिल हुए हैं इसका कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये दो रीजन जो मैंने आपको बताया, या तो एक हेल्थ रीजन हो सकते हैं कि क्योंकि वो काफी उनको चोट आई थी जब इनिशियली अटैक हुए थे, जी। और दूसरा ये हो सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है ईरान के पास कोई इंडिकेटर्स हों कि उनको उनकी जान को खतरा है। सोडी साहब, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा कि हो सकता है उनको चोट लगी हो, क्योंकि अमूमन कोई भी देश होगा ऐसे तमाम ऑपरेशंस में वो स्थितियां खुलकर स्पष्ट नहीं करते हैं कि उनके टॉप लीडरशिप क्या है, वो किस कंडीशन में है। इन स्थितियों को लेकर क्या यह भी माना जा सकता है कि मुस्तबा खामेनी को चोट लग सकती है? अमेरिका ने जो हमले किए हैं उन हमलों में उनकी भी हत्या की भी आशंकाएं हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल है कि देखिए पहले भी जो अटैक हुए थे ईरान की लीडर्स के ऊपर, जो जबकि हमने देखा था कि 40 से ज्यादा लीडर उनके मरे थे, तो उस टाइम रिपोर्ट्स आई थी कि उनको भी काफी चोटें आई हैं, और वो बिल्कुल कभी मीडिया के सामने आए नहीं थे। तो एक पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपसे कहा, कि हो सकती है कि अभी भी उनकी जो कंडीशन है वो ठीक ना हो, तो उसके वजह से शायद वो नहीं अटेंड करने के लिए आए हों। और दूसरा मैंने आपसे ये बताया कि जो हो सकता है कि ईरान के पास कोई इंडिकेटर्स हों
कि इजराइल अटैक कर सकता है, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत बड़े टारगेट है। क्योंकि आपने इजराइल की रणनीति देखी है, हमेशा उसने टॉप लीडरशिप को ही टारगेट किया है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और खुद ईरान, वहां पर जो हमले किए गए तो सबसे पहले उनकी टॉप लीडरशिप को, खुद अयतुल्लाह खामेनी को मौत के घाट उतारा गया। तो क्या ये मानकर सच चलें कि मोसाद समेत इजराइल की तमाम जो एजेंसियां, अमेरिका की एजेंसियां हैं, वो मुश्तबा के ठिकानों की तलाश में उस वक्त लगातार लगी हुई हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है थोड़ी कि साहब। उनकी जो मूवमेंट है, अगर एट ऑल इट इज देयर, वो हमेशा ट्रैक करते रहेंगे, कर रहे होंगे। और उनकी कोशिश रहेगी, यही रहेगी कि किसी भी तरीके से उनकी जो लोकेशन है वो उनको मिले। क्योंकि इसराइल का जो, आप देखिए, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो, आपने ठीक कहा कि वो जो टॉप लीडरशिप है उसको अटैक करते हैं। और अगर उनको इनकी लोकेशन मिल जाती है तो ये पॉसिबल है कि इसराइल इनके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि इसराइल का जो अपना, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं और उनकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है। ये है कि उनके लिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना एक सबसे बड़ी थ्रेट है। तो उसको लेके अगर हम चलें तो ये पॉसिबल है, इसराइल कभी भी कोई एक्शन ले सकता है। सुनील साहब, एक जंग में या फिर इन जैसे हालातों में नेतृत्व मजबूत अगर आपका होता है तो वो कितना महत्वपूर्ण है किसी सेना के लिए? क्योंकि ईरान के पास नेतृत्व की कमी है। अयतुल्लाह खामेनी समेत उस हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और इस हमले के बाद अगर आपके पास मजबूत नेतृत्व नहीं होगा तो वहां की सेना, आईआरजीसी का नेतृत्व कौन करेगा? और ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये नेतृत्व? नहीं, ये बिल्कुल सच है। आप देखिए कि कोई भी अगर आर्मी हो तो उसका जो लीडर होता है, जो लीडरशिप होती है, वो बहुत बड़ा उनका प्रभाव रहता है अपनी आर्मी के ऊपर। और अगर जो टॉप लीडर है वो कहीं अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं या खुल के सामने नहीं आते हैं, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट नहीं करते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है उनकी ट्रूप्स के ऊपर। जहाँ तक ईरान का सवाल है, तो हमने पहले भी देखा है कि मुश्तबा खमानी साहब पहले भी कुछ ऑपरेशंस में पार्ट ले चुके हैं। और इस टाइम पे उनका जो आईआरजीसी है तो उनसे ही डायरेक्शंस ले रहे हैं। तो उनका जो जिंदा रहना आप कह लीजिए, या उनका आईआरजीसी को लीड करना जो है, वो बहुत बड़ा ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील साहब, एक और खबर आज मैंने सुबह पढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कही ईरान को लेकर। उनका ये कहना था कि अगर उनकी हत्या आईआरजीसी या फिर ईरान की किसी भी सैन्य संगठन के द्वारा की जाती है तो अपनी सेना को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है कि ईरान को बर्बाद और तबाह कर देना। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच? देखिए, जो ट्रंप साहब के अभी स्टेटमेंट्स आई हैं विद रिगार्ड टू द थ्रेट टू हिज लाइफ, तो ये, क्योंकि असेसमेंट जो है ये मोसाद भी कर रहा है, उनकी अपनी एजेंसीज जो सीए वो भी कर रहे हैं, तो उनके पास इसराइल ने कुछ इंडिकेशंस दी हैं कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी जो जो प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ऐसा ना हो कि उनकी जान को कोई अटैक हो उनके ऊपर और उनकी हत्या हो जाए, तो एक बिल्कुल साफ बात है कि इसको जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो ये लेके मानेंगे ये ईरान ने कराया है, और वो बिल्कुल दे विल गो फुल हेड, और ईरान के ऊपर वो बिल्कुल ईरान को तबाह कर देंगे। श्रोता, क्या मानकर चला जाए कि अब आने वाले वक्त में 1 से 2 से 3 दिनों के अंदर ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करेंगे? क्योंकि उनकी इच्छा पहले से ये थी। शुरुआत में जो हमला किया गया उस अटैक के पीछे भी इच्छा ये थी कि अमेरिका और इजराइल बहुत बड़ा हमला ना करे, सिर्फ एक हमले के चलते ही ईरान जो है वो घुटनों पर आ जाए और अपने परमाणु कार्यक्रम को वो स्थगित कर दे। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। तो क्या कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है आने वाले वक्त में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो पहला ऑब्जेक्टिव जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो उस टाइम ऑब्जेक्टिव जो था उनके पास बड़ा साफ था कि वो लीडरशिप को ख़त्म करके रजीम चेंज करना चाहते थे। और साथ ही साथ जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है विद रिगार्ड टू मेकिंग ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन, उसके ऊपर भी वो रोक लगाना चाहते थे, उनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आगे चलता रहा तो हमने देखा कि स्थितियां बदलती रही, स्टेटमेंट्स जो थे बदलते रहे, ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहे। अब जो अब देखिए, एमओयू साइन हुआ है 14 पॉइंट का, और जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन ईरान एंड यूएस, दैट इज आल्सो थ्रेटेंड। क्योंकि इसके बीच में सीज फायर की बात तो हुई थी, लेकिन इसराइल लेबनान के ऊपर अटैक करता रहा बीच बीच में। साथ ही साथ अमेरिका ने भी कई बार अटैक किया है ईरान के ऊपर,
अपने सेल्फ डिफेंस को कोट करके। हम्म, अब लेटेस्ट जो हुआ है कि जिसमें ईरान ने 3 शिप्स के ऊपर अटैक किया था, उसके अगेंस्ट अमेरिका ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए, काफ़ी डैमेज किया है ईरान के अंदर। हम्म। तो ये भी एक डेवलपमेंट जो है, इसने सारा इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है सिचुएशन को। छोटा साहब एक सवाल। मुझे ये नहीं लगता कि हाँ। अमेरिका ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक करेगा, क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट फ्रेश आई है ट्रम्प साहब से, उन्होंने ये कहा कि सीज फायर तो चलो नहीं होल्ड कर रहे हैं वो, लेकिन ये सामने कह रहे हैं कि हमारी जो बातचीत है ईरान के साथ वो जारी रहेगी। हम्म, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अभी हम छोटा साहब मैं हमारा मैं ये मैं आपसे कहना है अगला सवाल भी यही करने वाला था कि कि जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ते हैं उनसे पिछले 3 से 4 दिनों से मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी। आपका अनुभव क्या कहता है? तमाम युद्धों को आपने देखा है, रणनीतियों को समझा है, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताइए कि क्या आने वाले वक्त में इन दोनों देशों के बीच, तीनों देशों के बीच सुलह समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है? देखिए, बातचीत तो चलती रहेगी। जो इश्यूज हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ईरान का अपना स्टैंड है। जी। जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, ईरान वो कहता है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अमेरिका ये कहता है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। सिमिलरली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें वो ईरान को कह रहे हैं कि जैसे टैक्स की इशू बात हुई थी, और भी कुछ इश्यूज हैं विद रिगार्ड टू द पैसेज थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इन मुद्दों के ऊपर अभी कुछ क्लियर नहीं आया है, कोई सुर क्लियर साहब, स्थिति नहीं सुर आई साहब है। अगर ईरान को अमेरिका ने झुका दिया अपनी शर्तों को लेकर, इजराइल ने ईरान को जो है वो घुटनों पर ला दिया अपनी शर्तों को लेकर, और पश्चिमी एशिया में अमेरिका का दबदबा और मजबूत हो गया, तो ये भारत के लिए कितना मुसीबतों वाला हो सकता है या फिर भारत के लिए कितना मुश्किलों भरा हो सकता है? देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब इस रीजन में होता है तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि लॉट ऑफ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जी। और रीजन जो है उसके ऊपर भी जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो भी कंट्रीज रीजन में होती है उनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होता ही है। हम्म, तो अब जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने अभी भी देखिए जो ये अटैक हुआ था बिटवीन ईरान एंड यूएस, तो हमारी ऐसी स्टेटमेंट गई थी कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, दे शुड बी सेफ। और साथ ही साथ भारत ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारी एनर्जी सप्लाई है उसके ऊपर कोई और अटैक भारत कोई सुर साहब इन तमाम बातों को लेकर मुखर होकर अपनी स्पष्टता से बात रखता है। सुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक